गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डीएस क्लासेस एंड प्रोडक्शंस पे। मेरा नाम है दिव्यांश श्रीवास्तव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको जरूरी नोटिफिकेशंस मिल सकें सबसे पहले। तो आज का हमारा टॉपिक है एसी ऑल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हम करेंगे आज। अब जरा बोलोगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मतलब किस तरीके के, जिनमें हर तरह का कॉन्सेप्ट यूज हो पूरे चैप्टर में, जो बैलेंस हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC होता क्या है, यूनिट क्या होती है। पहला क्वेश्चन तो ये। तो सर ये होता है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, उसे हम कहते हैं XC से डिनोट करते हैं, उसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यूनिट होती है इनकी ओम। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में हमें ये कहते हैं कि एक आइडियल कैपेसिटर, ध्यान से सुनिएगा, एक आइडियल कैपेसिटर कनेक्ट हो जाए, मतलब कि साथ बन जाए दोनों का। किसके साथ? एसी सोर्स। तो इस कंडीशन में क्या होता है, करंट फ्लोज, मतलब सर्किट पूरा हो जाता है। लेकिन भैया सेकंड कंडीशन में यही आइडियल कैपेसिटर डीसी सोर्स के साथ स्टेडी स्टेट में आ जाता है। अब आप पूछेंगे स्टेडी स्टेट जिसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, I0, मतलब सर्किट जो है वो पूरा है ही नहीं। ऐसा क्यों होता है ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका सिंपल आंसर है एसी सोर्स में क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सर्किट पूरा हो जाता है। और जो डीसी सोर्स है उसमें जो है प्रेजेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होती है, मतलब कि एब्सेंस होती है। तो फर्स्ट केस में आप क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट आइडियल कैपेसिटर एसी सोर्स में करंट फ्लो करता है। आइडियल कैपेसिटर अगर एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड होगा तो हमारा करंट फ्लो करेगा, सर्किट पूरा होगा। डीसी सोर्स के साथ अगर फ्लो करे कनेक्ट करेंगे हम उसे, तो स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, मतलब कोई सर्किट पूरा नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन थर्ड दोस्तों ये कहता है, सबसे पहली बात तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। अब सब कहेंगे क्वालिटी फैक्टर सर होता क्या है, डिनोट कैसे करते हैं, यूनिट क्या होती है। तो ये यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो इसे याद रखना तो बड़ा ही सिंपल है, यूनिटलेस। डिनोट इसे हम क्यू से करते हैं क्योंकि ये क्वालिटी फैक्टर है। अब डिफाइन पे आते हैं, तो डिफाइन इसकी बड़ी सिंपल सी है। डिफाइन आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मैं V से डिनोट करूंगा इसे, फ्रीक्वेंसी को कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंडविड्थ एंड फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस कर्व, रेजोनेंट कर्व, CURVE। इसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है क्वालिटी फैक्टर का, तो कुछ इस तरीके से डिनोट होता है, Q इज इक्वल टू ओमेगा R L बाय R।
जितना ज्यादा आर बढ़ेगा उतना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर कम, जो कि ये क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, थस डिफाइंस sharpness of resonance। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले 3 क्वेश्चन होगा। ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये राइट साइड हटा रहा हूं, लेफ्ट साइड आप एक बार और देख सकते हैं। राइट साइड पे दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछेगा आपसे वॉटलेस करंट क्या होता है। अब बच्चे ज्यादातर शॉक में जाते हैं कि सर वॉटलेस करंट होता क्या है। तो ये कोई बहुत डराने वाला क्वेश्चन नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। वॉटलेस करंट बड़ा सिंपल सा है। वॉटलेस करंट वो होता है जिसमें जो फेज डिफरेंस है, जिसे हम फाई कहते हैं, वो π/2 होता है बिटवीन अ करंट एंड अ वोल्टेज, और जो पावर लॉस है वो 0 होता है। पावर लॉस 0 होगा तभी तो भैया इसे कहते हैं वॉटलेस करंट। बड़ा सिंपल सा तो है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, कंडीशंस तो मैंने आपको बता दी है। 2 कंडीशंस होती है। पहला, फेज डिफरेंस जैसे फाई से डिनोट करते हैं वो π/2 होता है 90 डिग्री, और दूसरा पावर लॉस है वो 0 होता है। पावर लॉस है वो 0 होता है। तो इसकी डिफाइन कुछ इस तरीके की होती है, आप एग्जाम आइडिया के पेज नंबर 298 पे देख सकते हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे, डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए, और मेरे लेक्चर में भी मिल जाएंगे डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए। आपको जो सुटेबल है आप वहां से कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका कुछ इस तरीके से इसकी डिफाइन है। डिफाइन मैं बोल देता हूं, रिकॉर्ड कर सकते हैं या लिख भी दूंगा तो नोट भी कर सकते हैं। प्योर कैपेसिटर, प्योर सॉरी इंडक्टर कैपेसिटर जब कनेक्ट होंगे किससे, एसी सोर्स से, जैसे एसी सोर्स से कनेक्ट होंगे तो करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा लेकिन विदाउट एनी एनर्जी लॉस। तो जिससे क्या होगा, जो फेज डिफरेंस है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यानी कि फाई, वो हो जाएगा π/2, π/2 हो जाएगा। तो उसी करंट को तो हम कहते हैं क्या, वॉटलेस करंट। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अब आगे दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर जो डिवाइस, एक डिवाइस होता है जो हाई वोल्टेज को लो में और लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है, उसे ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। जो किसने बनाया था, थॉमस अल्वा एडिसन के स्टूडेंट टेस्ला ने बनाया था। तो ये सब तो हिस्टोरिकल है, इससे फिजिक्स का क्या ले लेना। ट्रांसफॉर्मर में दोस्तों एक कोर होती है, आप सबने पढ़ा होगा, कोर होती है। अब वो कोर जिस मटेरियल से बनती है, उस मटेरियल में ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। तो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए सबसे पहली लो हाई स्टेराइसिस लॉस, और दूसरा होना चाहिए लो कोर्सिविटी, कोर्सिविटी। ये 2 कंडीशंस होती हैं। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों हमारे पास क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों हमारे पास होगा कि जो एसी है वो बेटर क्यों है डीसी से, क्योंकि एसी क्या है, मोर इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल। दो रीजंस बताने हैं बस, ओनली टू। जितना पूछा है उतना ही बताएं। आप एक्स्ट्रा लिखेंगे तो 3 नंबर का क्वेश्चन तो आपको 4 नहीं मिलेंगे, तो जितना आपसे पूछा गया आप उतना ही लिखें। एसी ज्यादा इकोनॉमिकल होगा। सेकंड, एसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैन बी कंट्रोल्ड बाय व्हाट, लेस डिवाइसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या पूछेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 में बड़ा सिंपल सा है। एलसीआर सर्किट सबने पढ़ा हुआ है, इंपीडेंस सबको पता है क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट। अब उसमें एक कंडीशन होती है, इफ जो VL है वो VC के इक्वल होता है, लेकिन वो VR के इक्वल नहीं होता। अब क्या करें? अब इस कंडीशन में पावर फैक्टर की क्या वैल्यू होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर? अब सबको पता पावर फैक्टर होता क्या है, तो चलिए लगा के देखते हैं। उससे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस साइड मुझे रफ करना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना ये वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। ले लिया, आगे बढ़ते हैं। cos फाइव हो गया हमारा वी आर हो गया अपॉन में अंडर रूट VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब कंडीशन क्या है, इधर तो VR है, अब कंडीशन ये है कि VL जो है वो VC के इक्वल है। VL अगर VC के इक्वल है तो ये तो 0 हो गया, VR बाय VR, cos फाइव कितना हो गया 1। पावर फैक्टर की वैल्यू क्या है दोस्तों 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा सिंपल है दोस्तों, ये एक ही न्यूमेरिकल है कॉन्सेप्चुअल्स में, बड़ा सिंपल सा है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है वो, जिसमें दोस्तों क्या होता है, अब सबसे पहले पूछेगा IRMS की वैल्यू बताओ और आई मीन की बताओ। तो सबसे पहले आप देखोगे कि हाफ साइकिल जो है ये आइडेंटिकल है, पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमेशा होती है, लेकिन आइडेंटिकल है इस केस में। अब इस केस में आइडेंटिकल है तो आप क्या करेंगे, इस केस में अगर आइडेंटिकल है तो बड़ा सिंपल सा है, आई मीन तो 0 हो गया, 0, क्योंकि आइडेंटिकल है। अब बात करते हैं IRMS की। IRMS कैसे फाइंड आउट होगा? ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जिससे हो गया हमारी 0 से t होगी I² dt बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे कैसे होगा, तो दोस्तों मुझे ये साइड मिटाना पड़ेगा, ये कंडीशन तो आप नोट कर ही चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। I² dt बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt कर दिया। अब इसके बाद आपको यहां से लेना है, अब अगली हम इंटीग्रेशन की वैल्यू कर डालेंगे
0 से t, तो ये हो गया 0 से t हो गया हमारे पास, सॉरी हाँ 0 से t हुआ 2 स्क्वायर dt बाय t प्लस, एक बार पॉजिटिव लेना एक बार नेगेटिव, अगला हम क्या लिख सकते हैं, t से t बाय टू, t से t बाय टू, तो हुआ -2 स्क्वायर dt बाय t। अब क्या करेंगे, सिंपल तो है, अब आप लास्ट वैल्यू लो फिर से भाई, 0 से t बाय टू, ये लिया, इससे लेने के बाद क्या करोगे, बस 4 dt बाई टी, अब जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे ये आएगा 4t बाई टी, जो कि होता है हमारा 4। अब आई स्क्वायर हमारा क्या था, आई स्क्वायर अगर मीन करोगे तो कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आता है, ये आई स्क्वायर मीन का था, सॉरी ये आई स्क्वायर मीन, आई स्क्वायर मीन था, तो आई स्क्वायर मीन आ गया 4, आई स्क्वायर मीन अगर 4 आता है तो √4 2 एम्पियर, IRMS की वैल्यू आ गई है 2 एम्पियर। टू एम्पियर आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये थे दोस्तों 8 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कि एग्जाम आइडिया के या एसएल को दोनों को मिक्स करके मैंने बनाए हैं। अगर आपको कोई भी थ्योरी कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं 24 आवर्स में आपको रिप्लाई दूंगा विद कंसेप्ट एंड फुल एक्सप्लेनेशन। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपको इंस्टाग्राम आईडी भी मेरी वीडियो में मिल जाएगी, आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अस, DS क्लासेस एंड प्रोडक्शंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।